वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी बीए फर्स्ट ईयर के 14 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में और जानेंगे आखिरकार कि किस टॉपिक से अधिकतर मात्रा में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट ईयर के बारे में बात करते हुए आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जानेंगे उनको। पेपर 1 मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उसका नाम है आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। क्या? आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। क्या कहते हैं? बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। यदि आपके प्रश्न पत्र में चाहे पेपर 1 में चाहे पेपर 2 में किसी भी पेपर में अगर आपको यह जो है बात देखने को मिल जाती है कि आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं या फिर अंग्रेजी में बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, अगर यह आपके पेपर का नाम है, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, अगर आपके पेपर का नाम या है मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी पेपर का नाम, तो बड़े ही आसानी से इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने हैं। हालांकि वैसे अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो ये पेपर 1 ही होता है मनोविज्ञान का बीए फर्स्ट ईयर में अगर बात करें हम तो। ओके, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, चूँकि जब हम किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो उस विषय वस्तु के बारे में हमको पूर्ण रूप से जानकारी यह होनी चाहिए कि उसकी आधारभूत चीज़ें क्या होती है, अर्थात उस विषय वस्तु में क्या समाहित है, उस विषय वस्तु के बारे में हमको किस प्रकार से पढ़ना है, उस विषय वस्तु को पढ़ेंगे तो हमको क्या क्या जानकारी मिलेगी। इन सभी बातों का ज्ञान हमको विषय वस्तु के शुरुआती चैप्टर्स में मिल जाता है और लगभग वहीं से अधिकतर मात्रा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं किसी भी जो है विषय वस्तु की, चाहे वह जियोग्राफी हो, चाहे वह सोशियोलॉजी हो, चाहे वह दर्शन शास्त्र हो, चाहे शिक्षा शास्त्र हो, चाहे मनोविज्ञान हो, या इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों चाहे इकोनॉमिक्स हो, या इसी प्रकार से चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, सबसे पहले जब हम किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते तो उस विषय वस्तु के इतिहास के बारे में, उस विषय वस्तु के मेरे प्यारे दोस्तों भूगोल के बारे में, उस विषय वस्तु की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, इन सभी के बारे में हमको जान लेना अति आवश्यक हो जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़े, कोई भी विषय वस्तु पढ़े तो सबसे पहले उस विषय वस्तु का जो नामकरण है उसको आपको अलग करके पढ़ लेना चाहिए। हालांकि हमने चैप्टर 1 में विस्तार से आपको मनोविज्ञान के अर्थ परिभाषा में विषय क्षेत्र को समझा दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर मनोविज्ञान सही तरीके से उसमें भी ना समझ में आए तो आप बड़े ही आसानी से बीए द्वितीय वर्ष में शिक्षा शास्त्र, मेरे प्यारे दोस्तों शिक्षा शास्त्र में बीए द्वितीय वर्ष में साइकोलॉजिकल मतलब एक प्रकार से एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें पढ़ने पड़ता है बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पे सारे के सारे फंडे लगभग मैं बताऊँगा अगर आपको, ये चैप्टर उसमें आपका संकलित है। साथ ही साथ इन दोनों को छोड़ दीजिए, आपका जो है संवेदन प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं पे है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों इसको छोड़ दीजिए, अधिगम है, अधिगम का रूप स्थानांतरण है। इसी प्रकार से स्मृति विस्मृति को थोड़ा छोड़ करके हम अभिप्रेरणा और संवेग को ले सकते हैं। चिंतन तो नहीं है उसमें, शायद बुद्धि है और उसके अंदर व्यक्तित्व है, चिंतन कहीं ना कहीं पे आ जाता है। तो लगभग इतने चैप्टर 4 से 5 या 6 चैप्टर आपके लगभग मेरे प्यारे दोस्तों आपके कहाँ से सम्मिलित हैं, आपके मेरे प्यारे दोस्तों ये चैप्टर्स जो आपके मनोविज्ञान में आप पढ़ते हैं वहाँ पर शिक्षा शास्त्र में संकलित है। तो ध्यान होगा आपको, हमने जो है लगभग जो है बुद्धि पढ़ा दिया है वहाँ पर और व्यक्तित्व पढ़ा दिया है। व्यक्तित्व शायद अभी नहीं पढ़ाया है, बुद्धि पढ़ा दिया हमने मेरे प्यारे दोस्तों, और मनोविज्ञान का अर्थ परिभाषा क्षेत्र प्रकृति पढ़ा दिया है। उसके बाद में हमने अधिगम पढ़ा दिया, अधिगम के सारी चीज़ पढ़ा दी। संवेदन प्रक्रिया को कहीं ना कहीं पे हमने समझाया है। बाल्यावस्था में बच्चे का कैसा विकास होता है, इसके बाद में हमने शैशवावस्था में कैसे विकास हुआ, फिर बाल्यावस्था में कैसे विकास हुआ, फिर जो है किशोरावस्था में कैसे विकास होता है बच्चे का। बाल्यावस्था को हम किस आयु के नाम से जानते हैं? गंदी आयु के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से किशोरावस्था को मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम स्टेज के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इन सारे मुद्दों को मैं समझा चुका हूँ वहाँ पर। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों फर्स्ट ईयर में हैं तो आप वहाँ पर वो वीडियो देख लेंगे तो यहाँ से आपके चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ 14 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों बस यहीं से आपके सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और कहीं से आपके प्रश्न आने वाले नहीं हैं। बस इतने चैप्टर्स आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं और बड़े ही आसानी से आपकी परीक्षा को आप बड़े ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। एक एक मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे। हालांकि इसमें मैं सारे के सारे मुद्दों को डिफाइन नहीं करने वाला हूँ, यह बात आप ध्यान रखेंगे। बस एक छोटी मोटी समझ आपको होनी चाहिए इन सभी मुद्दों के बारे में, वही देने वाला हूँ। बाकी चैप्टर्स वाइज वीडियो आपकी एक चैप्टर हमने अपलोड करवा दिया है, दूसरी चैप्टर या फिर इसी प्रकार से चैप्टर्स वाइज आपके वीडियो अब अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ 100 क्वेश्चंस की मॉडल पेपर की श्रृंखला भी मैं तैयार कर रहा हूं, वह भी आपके सामने ला दूंगा। और ऑब्जेक्टिव वालों चाहे लिखित वालों हो, किसी भी प्रकार के आप छात्र एवं छात्राएं हमसे जुड़े हुए हैं, सभी लोग बड़े ही आसानी से इस वीडियो से लाभान्वित हो सकेंगे। मैं ऐसे प्रश्न पत्रों को छांटता हूं, इनमें से ऐसे प्रश्नों को छांटता हूं जो कि पिछले 5 सालों में मेरे प्यारे दोस्तों
किसी न किसी परीक्षा में, मतलब कि किसी न किसी क्या परीक्षा में पूछे ही गए। तो इन टॉपिक से लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन टॉपिक को आपको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। बात करते हैं पहला टॉपिक आपका। वैसे मैं बता दूं एक प्रकार सिनेरियो, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र प्रकृति इसको पढ़ते हुए आप जो है मनोविज्ञान की जो कुछ अध्ययन पद्धतियाँ होती हैं उसको पढ़ने के बाद में आप और आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र के विभिन्न घटकों को पढ़ते हुए, तंत्रिका तंत्र के बारे में जानते हुए, हम तंत्रिका तंत्र से संबंधित अनुक्रिया प्रक्रम को समझते हुए, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क की संरचना को हम जानते हुए मेरे प्यारे दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में हम संवेदन प्रक्रिया को समझेंगे। उसके बाद में संवेदन प्रक्रिया को समझने के बाद में हम प्रत्यक्षीकरण और प्रत्यक्षीकरण संगठन और उसके विकास को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में हम आकृति और पृष्ठभूमि तथा प्रत्यक्षीकरण के बारे में जानते हुए हम अधिगम को पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है लर्निंग, मतलब सीखना। इसके बाद में अधिगम को समझते हुए हम अधिगम के स्थानांतरण को समझेंगे। उसके बाद में स्मृति क्या होती है, विस्मृति क्या होती है, इन दोनों में अंतर और इन दोनों में क्या जो है संबंध होता है, इसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और अभी प्रेरणा एवं संवेग के अंतर एवं जो है इंटररिलेशनशिप को देखते हुए हम और आगे बढ़ते हैं। चिंतन आता है, चिंतन के बाद में हम बुद्धि आती है आपकी, और उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों व्यक्तित्व आता है। आखिरकार किस व्यक्ति की बुद्धि कितनी होगी, इंटेलिजेंट क्वोशंट IQ क्या होता है आपको पता होगा। तो बुद्धि लब्धि कैसे हम निकालते हैं, इन सभी मुद्दों को आपको जानना है। तो बड़े ही आसानी से यह वीडियो आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करेगा। आइए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर आपका है मनोविज्ञान, और महत्वपूर्ण चैप्टर है मनोविज्ञान। यहाँ से लगभग मेरे प्यारे दोस्तों अगर ऑब्जेक्टिव में है आप या लिखित में है, यहाँ से लगभग 10 से 15 प्रश्न लगातार एग्जाम में बन रहे हैं। 10 से 15 प्रश्न यहीं से पूछे आ रहे हैं। और आपको पास कितने पे होता है, 33 नंबर के एवं अगर आप जाते हैं अधिकतर पाए जाते हैं तो आपको जो है एग्जाम में पास कर दिया जाता है, यह बात आपको पता होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर अगर आप 10 से 15 मान लेते हैं, यहाँ से 15 या 12 नंबर यहाँ से पूछ लिया गया, और यहीं से मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जो है यहाँ पर 8 से 10 नंबर यहाँ से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न पूछ लिया गया। और मेरे प्यारे दोस्तों 10 मान लेते हैं, 10 यहाँ से 10 यहाँ से 20 हो गए, दोनों यहाँ को मिला करके 20 हो गए। इसी प्रकार से बस दो चीज़ थी, मतलब कि और यहाँ से बिल्कुल से आपको 15 नंबर और आपको पढ़ लेना है। तो अगर पास होने के लिए पढ़ना तो लगभग इतने 2 चैप्टर ऊपर के, और उसके बाद में अधिगम पढ़ लेना, उसके बाद में चिंतन, बुद्धि और व्यक्तित्व पढ़ लेना। बस यहीं से आपके सारे के सारे प्रश्न, मतलब कि ऐसे प्रश्न फंस जाएंगे जिससे आप पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, 60% या 70 से ऊपर लाने हैं या 80 तक लाने हैं, तो इन सभी चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों मनोविज्ञान क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मनोविज्ञान का अर्थ समझना होगा कि मनोविज्ञान जो है किस भाषा से बना है, कैसे बना है। परिभाषा इसकी समझनी होगी, क्या परिभाषा होती है मनोविज्ञान की, विद्वानों ने कैसी कैसी परिभाषा दी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको जैसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जो है मनोविज्ञान की ये परिभाषा किसने दी है, मनोविज्ञान किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मनोविज्ञान जो है किस भाषा के शब्द से बना है, मनोविज्ञान क्या विज्ञान है या फिर आर्ट है, क्या है, ऐसे प्रश्न पूछेगा। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछेगा लिखित वालों, तो सीधा पूछेगा मनोविज्ञान की अर्थ परिभाषा एवं उसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, या मनोविज्ञान मनोविज्ञान का अर्थ बताते हुए उसकी प्रकृति का निर्धारण कीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मनोविज्ञान का अर्थ मतलब मीनिंग, मनोविज्ञान की परिभाषा मतलब डेफिनेशन, और उसका क्षेत्र मतलब होता है विषय क्षेत्र, को अंग्रेजी में आप स्कोप कहते हैं, यानी स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों जो है नेचर ऑफ साइकोलॉजी, तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, नेचर ऑफ साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी और मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। आपको यह सारे मुद्दे पता होने चाहिए। यहाँ से लगभग अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आपको याद कर लेना सारे, मतलब याद नहीं, आपको पढ़ लेना 2-3 बार। आ गया था अध्ययन पद्धति। किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने से पहले, किसी भी विषय वस्तु, नेचर मतलब क्या होता है, नेचर मतलब होता है कि आखिरकार जो मनोविज्ञान है या विज्ञान है या फिर एक प्रकार से आर्ट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मनोविज्ञान हमने आपको कल ही की वीडियो में समझाया था, शिक्षा शास्त्र सेकंड ईयर में पेपर 1 में हमने जो है मनोविज्ञान की परिभाषा को बता दिया था। तो मनोविज्ञान मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, मन का विज्ञान होता है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो इसी प्रकार से मनोविज्ञान जो होता है एक प्रकार से विज्ञान की श्रेणी में आता है। पहले मनोविज्ञान जो हुआ करता था दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में हमारे सामने आया, लेकिन बाद में इसमें जो है चेंजमेंट होते गए, और जब बाद में चेंजमेंट होते गए और नई नई अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग होने लगा, प्रेक्षण पद्धति हो गई, या इसी प्रकार से बहुत सारी पद्धतियाँ आती गई जो कि वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं। और जब वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग आपके मनोविज्ञान में होने लगी, इसके तदुपरांत जो है मनोविज्ञान एक प्रकार से हमारे सामने अलग विषय के रूप में उभरा। और जब अलग विषय के रूप में उभरा तब प्रश्न यह उठा कि आखिरकार इसको जो है विज्ञान कहा जाए
या फिर एक प्रकार से इसको हम आर्ट कहें, मतलब कि कला कहें, कला का विषय कहें। तो मेरे प्यारे दोस्तों वहाँ पर प्रश्न को जो है, उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के लिए लोगों ने वहाँ पर अध्ययन पद्धतियों की ओर झांका। तो अध्ययन पद्धतियाँ वह सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करती थी। मनोविज्ञान क्या है की व्याख्या करता था। मनोविज्ञान मेरे प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से भविष्य की चीज़ों को या फिर दूसरे के मन की बातों को, आंतरिक बातों को जानने में सक्षम था। इन सभी मुद्दों को देखते हुए, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्धता को देखते हुए लोगों ने यह विचार किया, विद्वानों में यह विचार किया कि मनोविज्ञान एक प्रकार से विज्ञान की श्रेणी में रखना चाहिए। इसीलिए मनोविज्ञान क्या है, पूर्ण रूप से एक विज्ञान है, इस बात से आप नकार नहीं सकते। हालांकि कुछ विद्वानों ने इसको जो है मनोविज्ञान जो है विज्ञान ना माना है, लेकिन मान लेते हैं 80% लगभग जो है इसको विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। तो पूर्ण रूप से हम यह कह सकते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, एक प्रकार से साइंस है। तो साइकोलॉजी इज अ साइंस। ओके, ध्यान रखेंगे। तो आपको यही प्रकृति में यही सिद्ध करना होता है कि आखिरकार मनोविज्ञान क्या है, और विषय क्षेत्र मतलब मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना होता है। परिभाषा आप समझते हैं और अर्थ समझते हैं कि किन दो शब्दों से मिलकर बना ये होता है। अध्ययन पद्धतियाँ, अध्ययन विधियाँ देख लेते हैं। तो किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए आपको कुछ अध्ययन विधियाँ, मान लेते हैं आपने इसे पढ़ा होगा सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में विस्तार से हमने बताया था अध्ययन पद्धतियाँ, उसमें पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति, इसी प्रकार से हर एक जो है अध्ययन पद्धति, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, इसी प्रकार से तमाम सारी अध्ययन पद्धतियाँ हमने उसमें बताई थी। तो वो सारी की सारी अध्ययन पद्धतियाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अध्ययन विधि, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ अध्ययन विधि होती है। हो सकता है वह अध्ययन विधि प्रयोगशाला की विधि ना हो, या हो सकता है वह दैनिक जीवन की विधियां हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे किसी भी विषय वस्तु को, दुनिया की कोई ऐसी विषय वस्तु नहीं है जिसको पढ़ने के लिए कोई जो है अध्ययन पद्धति ना हो। और जब अध्ययन पद्धतियों की हम संरचना को समझते हैं, अध्ययन पद्धतियों को समझ लें अच्छे तरीके से, तो समझ लें कि हम पूरे विषय वस्तु को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब अध्ययन पद्धतियों को देखने के बाद में हमको यह पता चल जाता है, उसके नेचर पता चल जाता है, मतलब कि प्रकृति अगर हमको ढूंढनी है कि किसी भी विषय वस्तु की प्रकृति क्या होगी, मतलब नेचर ऑफ साइकोलॉजी अगर आपको पता करना है, तो सीधे सीधे आप अध्ययन विधियों को पढ़ेंगे, अध्ययन पद्धतियों को पढ़ेंगे। अगर अध्ययन विधियों में, अध्ययन पद्धतियों में सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्धता आई तो उसको हम विज्ञान कहेंगे। क्योंकि विज्ञान की सीधी सिंपल सी परिभाषा होती है कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। और जब हम इस प्रकार से चीज़ों को विज्ञान कहते हैं, अब इसमें भी सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्धता बनी रहती है, और एक प्रकार से जो है या क्या है कि व्याख्या वगैरह सब कर देता है। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, जब अध्ययन पद्धतियाँ वैज्ञानिकता पर आधारित है, इसलिए मनोविज्ञान भी विज्ञान है, यह हम सिद्ध कर सकते। तो इसमें आपको यही पढ़ना है अध्ययन विधियों के बारे में, आखिरकार किन किन अध्ययन विधियों के कारण से हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, कैसे कैसे इसमें प्रयोग किए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। आगे देखते हैं, अगला आता है तंत्रिका तंत्र के घटक। क्योंकि तंत्रिका तंत्र के बायोलॉजिकल सिस्टम है, और बायोलॉजिकल सिस्टम होने के नाते मेरे प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं पे यह आपके मस्तिष्क से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान को हम मन का विज्ञान और आत्मा का विज्ञान या फिर चेतना का विज्ञान तक कहते हैं। और जब चेतना आपकी कहाँ से आती है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके मन में विचार उठे, आत्मा के द्वारा उसको पुष्टि मिली, और जब मन के द्वारा विचार उठते हैं, आत्मा के द्वारा अगर उसको संतुष्टि या पुष्टि या फिर उसमें सिग्नेचर मिल जाता है, तो वह बातें मस्तिष्क में आती हैं और मस्तिष्क उस पर विचार करता है। मान लेते हैं आपको पड़ोसी का गन्ना तोड़ना है। अब पड़ोसी का गन्ना तोड़ना है आपको, मान लेते हैं आपको पड़ोसी का किसी का गन्ना तोड़ना है, हम बता रहे थे। तो गन्ने तोड़ने के लिए मान लेते हैं आपको जो है मन ने आदेश दिया कि हाँ आपका मन कर रहा है कि गन्ना चूरने का मन, मतलब गन्ना चूसने का बहुत मन कर रहा है। उसके बाद में आप सोचेंगे कि हाँ गन्ना तोड़ दें, तो ये आपका मन कह रहा है कि हाँ गन्ना तोड़ लेते, लेकिन तुरंत आत्मा क्या कह रही है कि नहीं, पड़ोसी का गन्ना अभी सोटा लेकर के आता होगा हुआ। तो ये होगा एक प्रकार से आत्मा की बातें। अब इस पर मेरे प्यारे दोस्तों आप विचार करेंगे अपने दिमाग से। अब दिमाग से मतलब चेतना से आप विचार करेंगे। चेतना से क्या विचार करेंगे कि आखिरकार अगर मैंने गन्ना तोड़ ही लिया, मन की बातों को देखा, आत्मा की बातों को देखा, आत्मा ने कहा कि अभी वो जो है लाठी लेकर के आ रहा होगा, आपने सोचा कि गन्ना चूने का मन कर रहा, मतलब कि चूसने का मन कर रहा है, आपने जो है उसको तोड़ा। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर इसके बाद में चेतना का कार्य होता है, मतलब दिमाग का कार्य। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि जो है गन्ना किस विधि से तोड़ा, मतलब हमने किस कारण से तोड़ा, आप उस वहाँ पर रीजन बता देंगे। और अपने दिमाग से रीजन जब बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पे आप वहाँ पर जो है बच जाएंगे जो है सोटे खाने से, लाठी खाने से। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्या हो गया, ये तीनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेशनशिप रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में समझते हुए उनके जो विभिन्न घटक हैं उनको समझना होगा, साथ ही साथ अनुक्रिया प्रक्रम जो होता है इसको भी समझना पड़ेगा। इसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों आपको तंत्रिका तंत्र और में मस्तिष्क की संरचना को विस्तार से समझना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में लगातार बन रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं चेतना, अंतःकरण, इन सब का विज्ञान है यह, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ये बात।
आगे समझते हैं अगली जो आपकी प्रक्रिया है संवेदन प्रक्रिया। और संवेदन प्रक्रिया जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, यह भी कहीं ना कहीं मनोविज्ञान की एक प्रकार से आधारभूत संरचना होती है। तो संवेदन प्रक्रिया को हमको भी समझना होगा कि संवेदन प्रक्रिया क्या होती है, संवेदनात्मक प्रक्रिया क्या होती है, इन सभी को समझते हुए मेरे प्यारे दोस्तों हम एक दिन बताऊंगा संवेदन प्रक्रिया क्या होती है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, प्रत्यक्षीकृत संगठन और विकास इसका कैसे हुआ है, प्रत्यक्षीकृत संगठन क्या होता है, विकास इसका कैसे होता है प्रत्यक्षीकरण का, या प्रत्यक्षीकरण की क्यों जो है एक प्रकार से दूसरी सीढ़ी कहा जाता है, इसको प्रत्यक्षीकरण को दूसरी सीढ़ी कहा जाता है मनोविज्ञान का, या फिर जो है एक प्रकार से जो है सीखने का। ओके, ध्यान रखिए। तो मनोविज्ञान कहने का प्रत्यक्षीकरण जो है एक प्रकार से क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, इसलिए इसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद में आकृति और पृष्ठभूमि पढ़ना पड़ेगा प्रत्यक्षीकरण की। आगे समझते हैं, आगे हमको अधिगम पढ़ना पड़ेगा। अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना का सीधा सा मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या सीखना का सीधा सा मतलब होता है आपका लर्निंग। लर्निंग का मतलब जो कुछ भी आप सीखते हैं, मान लेते हैं मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं, तो यह आप क्या है, आपका अधिगम है। या इसी प्रकार से आप साइकिल बार बार चला करके साइकिल को सीख जाते हैं, तो आपका क्या है, वह अधिगम है। ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से अधिगम क्या होता है, अधिगम मान लेते हैं आप जो है बहुत बार लगातार प्रयास करके अधिगम ला सकता है। किसी विद्वान के बताए गए कथनों पर चल के हम अधिगम को पा सकते हैं, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों, या फिर किसी जो है टीचर के द्वारा आपको कोई बातें बता दी जाए, उसके बाद में आप अधिगम मतलब की हो जाता है, आप सीख जाते हैं। तो या तो भैया आपको कोई बताएगा, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं तो आप सीख गए, या फिर आप स्वाध्याय से किताबें पढ़ के ये सारी चीज़ें जान लेंगे, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों हो सकता है कि आप लगातार पढ़ रहे हो, या फिर इसी प्रकार से कई सारे मुद्दे होते हैं। जिस भी आप जो है आधार से सीखते हैं, जिस भी कारण से सीखते हैं, आपका सीखना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। सिंपल सा। आगे है मेरे प्यारे दोस्तों अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, इसको समझेंगे। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों आपको यहाँ समझना पड़ेगा स्मृति और विस्मृति, यह भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। स्मृति क्या होती है, विस्मृति क्या होती है, उसके बाद में आपका अभिप्रेरणा क्या होती है और संवेग क्या होती है। अभिप्रेरणा आपको पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन जिसको आप कहते हैं, मोटिवेशन। संवेग आप समझते हैं, जैसे भाव वगैरह आपके जो होते हैं मन में उठते हैं, भावात्मक जो चीज़ें होती हैं उसी को संवेग कहा जाता है। तो एक प्रकार से इमोशन को अंग्रेजी हिंदी में संवेग कहते हैं, इसको अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं आप जो है अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन और संवेग क्या होता है इसको समझेंगे। उसके अंदर चिंतन कैसे हम कहते हैं, चिंतन को समझेंगे। उसके अंदर बुद्धि समझेंगे, आईक्यू समझेंगे, आईक्यू किसी व्यक्ति का कितना कैसे निकालेंगे इसको। उसके अंदर व्यक्तित्व क्या होता है, अर्थात पर्सनालिटी जो होती है वह क्या होती है, इसके बारे में समझेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे दोस्तों यह थे आपके 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको तैयार कर लेना बड़े आसानी से। चिंतन, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा, संवेग, स्मृति, विस्मृति और अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम, आकृति, पृष्ठभूमि, प्रत्यक्षीकरण का संगठन और विकास, उसको देख लेना है। संवेदन प्रक्रिया देख लेना, तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क की संरचना को विस्तार समझना, तंत्रिका तंत्र के जो विभिन्न घटक हैं उनको समझते हुए अनुक्रिया प्रक्रम क्या होता है इसको समझेंगे, अध्ययन विद्या समझेंगे, मनोविज्ञान के और मनोविज्ञान का अर्थ परिभाषा में विषय क्षेत्र तथा प्रकृति को हम समझेंगे। ये सारे के सारे मुद्दे आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इन सभी मुद्दों को आपको पढ़ लेना है और बड़ी आसानी से सारी चीज़ों को आपको ग्रहण कर लेना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यह सारे के सारे आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने समझा सारे मुद्दों को, अगर समझा मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स वगैरह में। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।